भारत के साउथ ईस्टर्न तट से लेकर श्रीलंका के नॉर्थ वेस्टर्न तट तक समंदर के ठीक भीतर 30 मील लंबा सैंड ब्रिज मौजूद है, जो एक तरफ गल्फ ऑफ मन्नर और एक तरफ द पाल्क स्ट्रेट को श्रीलंका से अलग करता है। समंदर के पानी से लगभग 4 फीट से भी कम गहराई पर स्थित ये सैंड ब्रिज सदियों से रीजनल ट्रेड के लिए रुकावट बना हुआ है। इस वजह से सिर्फ छोटी कश्तियों से लेकर रोबोट्स ही इस एरिया में ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा 250 मील। इसी रुकावट को दूर करने के लिए 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने मोन्यूमेंटल सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जिसमें श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो एरिया है उस एरिया के बीच से एक चैनल बनाना था, जिसके थ्रू लार्ज शिप के लिए ट्रेडिंग में आसानी रहे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए समंदर के तल को क्लीन करना था, यानी सैंड ब्रिज को हटाना था। किंतु एक समस्या थी, समंदर के तल के भीतर का वो सैंड ब्रिज सिर्फ ब्रिज नहीं था, बल्कि लाखों, यहाँ तक कि अरबों लोगों के लिए आध्यात्मिक महत्व का एक प्रमुख स्थान था। बी इनविंसिबल की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदुओं के लिए यह एक प्राचीन सेतु था, जिसे महान भगवान श्री राम ने इंडिया से लेकर श्रीलंका तक बनवाया था, ताकि वे अपनी पत्नी माता सीता, जिसका दुष्ट राजा रावण ने अपहरण किया था, उसे वापस ला सके। अरबों हिंदुओं की नज़र में ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि एक एशियंट मैनमेड ब्रिज है, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इंटरेस्टिंगली, एज पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, आज जो सबमर्ज्ड सैंड ब्रिज है वो साल 1480 तक एक समंदर की सरफेस पर ऊपर बना हुआ ब्रिज था, जिसे चलकर पैदल क्रॉस किया जा सकता था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये ब्रिज तूफानों से टूट गया और धीरे धीरे खत्म हो गया। हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग एडम, जो दुनिया का सबसे पहला आदमी था और 100 फीट लंबा था, वो अपने स्वर्ग से सीधा श्रीलंका की भूमि पर प्रकट हुआ और उसी ने श्रीलंका से एशिया की दूरी तय करने के लिए इस विशालकाय ब्रिज का निर्माण किया था। हिंदुओं की तरह मुसलमानों का भी मानना है कि यह एक नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि मैनमेड स्ट्रक्चर है, जिसे ब्रिज ऑफ एडम कहा जाता है। इनफैक्ट श्रीलंका की हाईएस्ट पीक का नाम भी एडम्स पीक रखा गया है, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग एडम के पहले कदम धरती की इस जगह पर ही पड़े थे। इतना ही नहीं, एडम्स पीक के हाईएस्ट पॉइंट पर एक जायंट फुटप्रिंट भी बनी हुई थी, इसे एडम के पैरों के निशान माना जाता है। इसी वजह से दुनिया भर से लोग यहाँ पर इस होली प्लेस की विजिट करने के लिए आते हैं। इसी रिलीजियस रीजन के चलते जब द सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई, तो इस न्यूज़ ने पूरे इंडिया में पॉलिटिशियंस, रिलीजियस ग्रुप्स और यहाँ तक कि आम जनता के बीच में भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। अगर हम राम सेतु को करीब से इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो एक कंट्रोवर्सी रिलीजियस मैटर से भी अधिक उलझी हुई है, क्योंकि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की अब तक की थियरी को चैलेंज करता है और कई एशियंट सीक्रेट्स का राज खोल सकता है। रामायण में भगवान राम के जीवन का वर्णन है। त्रेता युग में जन्मे भगवान राम कौशल राज्य के राजा थे। त्रेता युग समय की एक पौराणिक अवधि को कहा जाता है, जो 21,65,000 साल पहले शुरू हुई थी और 8,69,000 साल पहले तक चली। इस पर रामायण राम सेतु के निर्माण के पीछे का कारण बताया जाता है कि जब राम अपनी पत्नी माता सीता के साथ वनवास के लिए जाते हैं, तब लंका का राजा रावण माता सीता का अपहरण कर लेता है। तब माता सीता को वापस लाने के लिए राम जंगल में रहने वाले वानर नामक जीवों की सेना को तैयार करते हैं। वानर दरअसल जंगल में रहने वाले मानव बंदर थे। उसके बाद भगवान राम लंका राज्य की ओर प्रयाण करते हैं, लेकिन उनकी इस जर्नी में सबसे बड़ी रुकावट था इंडिया और श्रीलंका के बीच का समंदर, जिसको पार करने का कोई रास्ता नहीं था। तब भगवान राम ने विश्वकर्मा के बलवान और प्रतापी पुत्र और सर्वश्रेष्ठ वानर नल और अपनी वानरों की सेना की मदद से एक विशाल ब्रिज का निर्माण शुरू किया।
नल की चतुराई से भारत से श्रीलंका तक का ब्रिज केवल 5 दिनों में बनाया गया, जिससे भगवान राम की वानर सेना समंदर पार करने में सफल रही। बाद में भगवान राम ने रावण को युद्ध में हरा दिया और उसका वध करके माता सीता को घर वापस ले आए। रामायण अरबों हिंदुओं के लिए केवल एक मिथ नहीं है, बल्कि एक इतिहास है। कोई स्टोरी नहीं, पर एक सच्चाई है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या राम सेतु सच में भगवान राम और वानर सेना के द्वारा बनाया गया मैनमेड स्ट्रक्चर है या फिर कोई नेचुरल स्ट्रक्चर? जब भारत सरकार ने साल 2000 के दशक की शुरुआत में दी सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट रेडी किया, तब इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि ये प्रोजेक्ट श्योरली कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के 1 साल पहले ही इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर डॉक्टर बद्री नारायण को राम सेतु पर रिसर्च करने के लिए बोला, ताकि वो एविडेंस कलेक्ट कर सके जो प्रूव कर सके कि राम सेतु एक नेचुरल फॉर्मेशन है, ना कि मैनमेड, और बाद में वो उसे कंट्रोवर्सी के अगेंस्ट यूज कर सके। लेकिन जब बद्रीनाथ और उनकी टीम ने समंदर के किनारे बोरहोल ड्रिलिंग का काम शुरू किया और उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली उसने सबको चौंका दिया। ब्रिज की रेतीली सतह से 6 मीटर नीचे एक और कोरल और पत्थरों की लेयर थी। ये लेयर रेत की एक और लेयर के ऊपर बनी हुई थी, जो समंदर की सतह से लगभग 13 से 16 फीट डीप थी, और रेत की इस दूसरी लेयर के नीचे पत्थरों की बड़ी चट्टानों से बना लेयर था। राम सेतु के इस आर्किटेक्चर का डॉक्टर बद्री नारायण ने रीजन बताया कि कोरल केवल चट्टानों और उसकी जैसी हार्ड सरफेसेस पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ कोरल और पत्थरों के नीचे लूज रेत मिल रही है, जिसका मतलब है कि यह नेचुरल नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे तो कोरल वहां अपने आप ग्रो नहीं हुए थे, उन्हें वहां डिपॉजिट किया गया था। इस डिस्कवरी के साथ डॉक्टर बद्री नारायण जानते थे कि उन्हें राम सेतु पर और रिसर्च करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने समंदर की सतह से नीचे जो पत्थरों की लेयर थी, जो कोरल के साथ मिक्स हो चुकी थी, उसकी जांच करने के लिए गोताखोरों को भेजा। लेकिन इस जांच के बाद चीजें और भी मिस्टीरियस हो गई। डॉक्टर बद्री नारायण ने बताया कि जब सी लेवल लो था, तब वो लूज सैंड की लेयर बनी थी। उसके ऊपर हमारे गोताखोरों को पत्थर मिले हैं। इस तरह के पत्थर आमतौर पर जमीन पर पाए जाते हैं, और ये पत्थर की संरचना नदी के पास मिलने वाले पत्थरों जैसी थी। वो समंदर से मिलने वाले पत्थर जैसे बिल्कुल नहीं थे। इससे यही प्रतीत होता है कि किसी ने समंदर में ब्रिज बनाने के लिए इन पत्थरों को पानी में डाला होगा। लूज रेत के लेयर के ऊपर पाए जाने वाले ये पत्थर यहाँ ट्रांसपोर्ट किए गए होंगे। जिस तरह से ये पत्थर रेत के लेयर के ऊपर पाए गए हैं, जाहिर है कि इन पत्थरों को यहाँ लाया गया होगा और बाद में समंदर में फेंका गया होगा। ये सभी चीजें हमें यकीन करने पर मजबूर करती है कि 2 से 2.5 मीटर का यह सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर कभी आज के जमाने के कोसवे की तरह हुआ करता था। कोई भी 30 किलोमीटर की दूरी तक समंदर में ऐसे पत्थर तो नहीं फेंकेगा। जाहिर है कि इससे समंदर पार करने के लिए फेंका गया होगा। राम सेतु एक नेचुरल फॉर्मेशन है, ये बात प्रूव करना तो दूर, लेकिन डॉक्टर बद्री नारायण उससे एक्सैक्ट ऑपोजिट कंक्लूजन पर आए। उन्होंने कहा कि सारे फैक्ट्स क्लियरली बताते हैं कि राम सेतु एक मानव निर्मित स्ट्रक्चर है। डॉक्टर बद्री नारायण का ये स्टेटमेंट ये साबित नहीं करता है कि राम सेतु को भगवान राम और उनके वानर सेना ने बनाया था, लेकिन ये स्टेटमेंट कई सवालों को जन्म देता है। जैसे कि डॉक्टर बद्री नारायण के दावे को कंसीडर किया जाए तो फिर अतीत में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब समंदर पर इतना अद्भुत ब्रिज किसने बनाया होगा? इस सवाल का जवाब रामायण में है, जिसमें राम सेतु का डिटेल में डिस्क्रिप्शन है।
उसके अकॉर्डिंग रामायण में कहा गया है कि भगवान राम के कहने पर सैकड़ों और हजारों वानर चारों ओर से जंगल की ओर कूद पड़े। उनमें से जो वानर सेनापति थे, जिसका कद पहाड़ के समान था, वो जंगल के चट्टानों और वृक्षों को तोड़कर समंदर की ओर खींच ले गए। विशालकाय वानरों ने अपनी पूरी ताकत के साथ हाथी के आकार की चट्टानों और पहाड़ों को उखाड़ फेंका और उन्हें यांत्रिक साधनों द्वारा समंदर तक पहुंचाया। कुछ अन्य वानरों ने चट्टानों को एक सीधी लाइन में रखने के लिए 100 योजन लंबी डोरी खींची। कुछ बंदर पुल को नापने के लिए डंडे पकड़े हुए थे, तो कुछ अन्य सामान इकट्ठा कर रहे थे। फिर राम की आज्ञा से सैकड़ों वानरों द्वारा लाए गए पहाड़ों के जैसे सरकंडों और लट्ठों को सेतु के कुछ भागों में बांध दिया। विश्वकर्मा के बलवान और प्रतापी पुत्र सर्वश्रेष्ठ वानर नल ने समंदर पर पुल का निर्माण ठीक उसी प्रकार किया जैसे उनके पिता ने कभी किया होगा। समंदर पर नल द्वारा बनाया गया वह ब्रिज ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान में आकाशगंगा। यह एक अविश्वसनीय परियोजना का विस्मयकारी वर्णन है, लेकिन इस डिस्क्रिप्शन की एक लाइन विशेष रूप से सामने आती है, जिसमें लिखा गया कि बंदरों ने हाथी के आकार की चट्टानों और पहाड़ों को उखाड़ फेंका और उन्हें यांत्रिक साधनों द्वारा पहुंचाया। किस प्रकार के यांत्रिक आविष्कारों की मदद से राम सेतु के बिल्डरों को खुले समंदर में कई मील तक हाथी के आकार की चट्टानों और पहाड़ों को ले जाने में सफलता मिली होगी। वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसकी सहायता से वो उस वक्त में एक ऐसा ब्रिज बनाने में कामयाब रहे जिसे बनाना आज के इस मॉडर्न समय में भी डिफिकल्ट है। एक बात तो पक्की है, रामायण में विशालकाय चट्टानों को स्थानांतरित करने के लिए जिस भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था वो एकमात्र इम्पॉसिबल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि कई और भी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे रामायण में बताया गया है। रामायण के अनुसार जब राजा रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब उसने माता सीता का अपहरण करने के लिए एक फ्लाइंग मशीन यूज किया था, जिसे पुष्पक विमान के नाम से जाना जाता है। इस पुष्पक विमान को रावण ने देवताओं से चुराया था। अंत में युद्ध में जब भगवान राम ने रावण को हरा दिया, तब भगवान राम इसी पुष्पक विमान में माता सीता के साथ बैठकर घर वापस लौटे थे। लेकिन क्या था ये पुष्पक विमान? रामायण में पुष्पक विमान के बारे में लिखा है कि जैसे आसमान में कोई बादल की तरह दिखाई देने वाला रथ हो और वो रथ हवा में ऊपर उठ रहा था। सवाल ये है कि अगर वो राम सेतु बनाने में सक्षम थे, तो क्या यह भी संभव है कि उस वक्त के लोगों ने फ्लाइंग मशीन भी बनाई होगी जो आसमान में ऊपर तक पहुंच सकती थी? हिंदू ग्रंथों के मुताबिक रामायण उस जगह से बहुत दूर है जहां एक फ्लाइंग मशीन दिखाई देती है। उन्हें विमान के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है मापना या आगे बढ़ना, और उसका हिंदू महाकाव्यों में कई बार डिस्क्रिप्शन किया गया है। जैसे कि सम्राज्ञा सूत्रधार में लिखा है कि मजबूत और टिकाऊ विमान किसी उड़ते परिंदे की तरह हल्के मटेरियल से बना होना चाहिए। उसके अंदर एक मर्क्यूरी का इंजन होना चाहिए, जिसके नीचे आयन को गर्म रखने वाला यंत्र रखना चाहिए। मर्क्यूरी में छिपी पावर की वजह से हवा की गति को कंट्रोल किया जा सकता है और अंदर बैठा हुआ इंसान आसमान में ज्यादा दूरी तय कर सकता है। इस विमान की गतिविधि कुछ इस तरह से होती है कि वे ऊपर नीचे आगे पीछे सब दिशा में आगे बढ़ सकता है। इस विमान की वजह से इंसान आसमान में उड़ सकते हैं और स्वर्ग से भी नीचे धरती पर आ सकते हैं। लेकिन क्या हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखी ये बातें 100% सही है या मिथ? क्या पुष्पक विमान वास्तव में अस्तित्व में था? और यदि ऐसा है तो हमारे पूर्वजों ने उनका निर्माण कैसे किया होगा? उनके पास किस प्रकार की टेक्नोलॉजी हो सकती थी जो आज हमारे पास नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब आप जान सकेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 में।
उम्मीद है बी इनविंसिबल की ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। हमें आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।